हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जूल थॉमसन लॉ और आज हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये क्या है, एक ट्यूब लेते हैं हम, इसमें बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन या इसको हम बोलते हैं एक झिल्ली होती है, ठीक है। और इसमें बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, मतलब डॉट होता है, इसको हम बोलते हैं पोरस डॉट। इसके इस साइड क्या करते हैं, हम एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है। एक इस साइड पिस्टन लगाते हैं, ठीक है। दो पिस्टन होते हैं इसमें। यहाँ क्या करते हैं, हम एक थर्मामीटर लगाते हैं, यहाँ भी एक थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में दो पिस्टन होते हैं, बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक छोटा सा छेद होता है, इसको हम बोलते हैं पोरस डॉट बोलते हैं। ये थर्मामीटर हो गया T1, ये हो गया थर्मामीटर T2, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले इस वाले एरिया में जो होती है, यहाँ गैस फिल होती है और इसका प्रेशर है P1, ठीक है। और यहाँ हम लेते हैं गैस अगर है तो ये हो गया P2। तो अब देखो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कोई भी एक गैस है, ये जैसे गैस है, इस गैस का हम देखते हैं एक्सपेंड कर रहे हैं इस गैस को, तो एक्सपेंड क्या, हाई प्रेशर, मतलब गैस यहाँ पर फिल है तो ये क्या हो गया, इधर प्रेशर हाई हो गया। हाई प्रेशर है तो यहाँ के एक छोटा सा डॉट है, मतलब यहाँ खाली जगह, जब यहाँ क्या होगा, पिस्टन जो है इस साइड गैस पर प्रेशर लगाएगा, मतलब ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन जो है इस गैस पर जब प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर कितना लग रहा है, P1। ये गैस पर जब प्रेशर लगा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑन द वर्क, मतलब ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन क्या है, इस पर गैस पर प्रेशर लगा रहा है, गैस पर प्रेशर लगाएगा तो यहाँ क्या, ये जो छेद है, इस छेद में से गैस क्या होगा, इस वाले एरिया में आ जाएगी, ठीक है। इस वाले में एरिया में थोड़ी सी गैस आ जाएगी। अब इस वाले में एरिया में जब आएगी तो इसमें से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिस्टन भी इधर सरक जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, वर्क बाय द सिस्टम। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होता है, जब गैस जो है उसका हम एक्सपेंड कर रहे हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में, हाई से लो प्रेशर की तरफ हम अगर गैस को एक्सपेंड करते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो गैस का टेम्परेचर जो है वो कम क्यों होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो कि जो ये जूल थॉमसन इफेक्ट है ये क्या होता है, एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक होता है मतलब कि यहाँ हीट का फ्लो नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कम कैसे होती है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये गैस फिल है, तो गैस यहाँ पर फिल है तो गैस का प्रेशर ज़्यादा है, हाई, तो हाई प्रेशर पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इसमें गैस की मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ठीक है। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ से गैस क्या होती है कि लो प्रेशर की तरफ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाने की वजह से क्या होगी, कुछ एनर्जी जो है कि ये वॉन्डरवॉल फोर्स जो है इनको रिमूव करने में वेस्ट हो जाती है, तो यहाँ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है इसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट, या हम इसको बोलते हैं शीतलन प्रभाव। ठीक है। और ये क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। आइसो एंथैल्पिक का मतलब यहाँ पर जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू, वो मतलब आइसो एंथैल्पी एच क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एच कांस्टेंट, इट मींस डी एच, ये वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब ये कैसे होती है इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब गैस को एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। अब देखो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है। तो अब देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्या होता है, PV, तो ये P1 V1, और वर्क ऑन द सिस्टम में मैंने बताया था कि जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाय द सिस्टम में क्या होता है, वर्क नेगेटिव होता है। तो ये हो गया W इज इक्वल टू P1 V1, यहाँ क्या हो गया, W इज इक्वल टू बाय द सिस्टम है तो माइनस P2 V2। ठीक है। तो टोटल वर्क अगर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखो हम देखते हैं, वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या देखा था, DE इज इक्वल टू क्या होता है, DQ प्लस W, और DQ की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला ये क्या होता है, एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक होता है मतलब DQ की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो इसका मतलब DE इज इक्वल टू क्या होता है, W, और इस DE को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W। तो ये जो W की वैल्यू है E2 माइनस E1, इसको हम कहाँ पर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है। तो अब देखो ये E2 वाली, ये P2 वाली टर्म को तो इस साइड लेकर आएंगे, तो E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1, ये 1 वाली टर्म इस साइड लेकर गए तो E1। ठीक है। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV, तो यहाँ क्या है, E2 प्लस P2 V2, तो ये क्या हो गया, H2, और ये P1 V1 प्लस E1 है, तो ये क्या हो गया, H1, तो H2 इज इक्वल टू H1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, DH इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गया, आइसो एंथैल्पिक होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। तो ये हो गया हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो देखो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू जे टी से। तो जूल थॉमसन ने एक फॉर्मूला दिया था, वो था म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी और एच। ठीक है। अब इसका क्या मतलब था कि जूल ने बताया था कि उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या कहा था उसने कि ये आइसो एंथैल्पिक होता है। ठीक है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं एच कांस्टेंट होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर with respect to change in pressure at constant enthalpy is known as mu JT और जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो अब देखो हम ये इसको आगे देखते हैं कि जो एंथैल्पी होती है वो किसका फंक्शन होती है,
टेम्परेचर और प्रेशर का। अब इसको हमको आगे डिराइव करना है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन के लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे इसका तो क्या होगा, डी एच इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल्टा एच बाय डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, ठीक है। ये हो गया। अब हमने देखा था जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक होता है। आइसो एंथैल्पिक मतलब एच कांस्टेंट, तो इसका मतलब डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। डी एच जीरो होता है तो इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू, अब देखो ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी में, तो ये किसके इक्वल होता है, सीपी के। तो सीपी डी टी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस सी पी डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, ओके। अब देखो इस डी पी को हम इस साइड लेकर जाते हैं तो आगे क्या होगा, माइनस सी पी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस सी पी, हमने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या पढ़ी थी, म्यू जे टी, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू जे टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इससे अगर हम म्यू जे टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के लिए वैल्यू देखी थी, हमने म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच। एक इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला हमने देख लिया माइनस 1 अपॉन सी पी, मतलब इसको हम हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी। और ये कैसे निकलता है कि एंथैल्पी जो है फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का। अब इसके बाद में हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ गई है, अब इसी को हम देखते हैं एक बार आइडल गैस के लिए और इसके बाद हम इसको देखेंगे रियल गैस के लिए। तो आइडल गैस के लिए मैंने बताया था म्यू जे टी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, मतलब आइडल गैस के लिए क्या होता है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो होती है। तो अब हमको आइडल गैस के लिए कैलकुलेट करना है कि म्यू जे टी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो ये कैसे होता है, इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर आइडल गैस, ठीक है। तो देखो म्यू जे टी की वैल्यू हमने देखी थी क्या थी, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो सेंस हमें पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस पी वी। तो ये जो एच की वैल्यू इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई प्लस पी वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आइडल गैस के लिए निकाल रहे हैं, आइडल गैस के लिए निकाल रहे हैं तो पी वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आर टी। तो म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल अपॉन डेल पी ई
प्लस, अब देखो, अब हम nRT का अगर करते हैं तो यहाँ देखो क्या n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, और हम इसको किस पर निकाल रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, मतलब nRT ये किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट के, मतलब E प्लस कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसका अगर हम करते हैं डिफरेंशियल तो म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/Cp डेल अपॉन डेल पी। अब ये इसको अगर हम ओपन करते हैं तो डेल ई अपॉन डेल पी प्लस डेल अपॉन डेल पी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, हम जब किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, 0, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ ये वाला। तो क्या लिख सकते हैं इसको, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/Cp डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या करते हैं हम, डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं आगे, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/Cp डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। इस तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में हम इसको लिखते हैं, ये भी क्या हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर है ये, ठीक है। तो अब देखो म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1/Cp। अब देखो हमने जूल्स लॉ में पढ़ा था म्यू किसके इक्वल होता है, ये जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी, हमने एक रिलेशन पढ़ा था जूल्स लॉ में लास्ट वीडियो में, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल था, 0, हमने इसको प्रूफ भी किया था। तो ये जब 0 के इक्वल है मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अब 0 का अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0। तो म्यू जे टी की वैल्यू क्या आ गई हमारा, 0। तो आइडल गैस के लिए म्यू जे टी की वैल्यू आती है 0। तो इसको हमने यहाँ पर प्रूफ किया। अब इसी तरह से हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे रियल गैस के लिए, ओके। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैस। अब देखो जब रियल गैस के लिए निकालते हैं तो हम एक वॉन डेर वाल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। रियल गैस के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉन डेर वाल इक्वेशन, और अगर आइडल गैस होता है तो हम क्या लगाते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ क्या हो गया, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये किसके लिए, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, ठीक है। ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, 1 मोल के लिए। अब इसको हम अगर ओपन करते हैं तो इक्वेशन क्या हो गई, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर प्लस पी बी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ए और ये बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी कांस्टेंट होने की वजह से ए बी अपॉन वी स्क्वायर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, ए बी कांस्टेंट और बहुत इनकी स्मॉल वैल्यू होती है। स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ए बी अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस पी बी। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हमको v की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन ये यहाँ जाएगा पी वी प्लस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ क्या है, ये पी वी है, पी वी की हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं इसको, पी वी को अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान सकते हैं, आर टी के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आर टी, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर टी प्लस बी। इक्वेशन नंबर
3, ये हो गया। इसके बाद में देखो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर और विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्या होगी इक्वेशन, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब R अपॉन P इसका करेंगे आगे, देखो R अपॉन P डेल्टा T बाय डेल्टा T, तो ये कैंसिल तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन P प्लस A अपॉन R है। अब देखो 1 अपॉन T का अगर हम करते हैं, मतलब ये है डेल अपॉन डेल्टा T और 1 अपॉन T, तो 1 अपॉन T का जब हम डिफरेंशियल करेंगे T के रेस्पेक्ट में T क्या होता है, T की पावर -1 ये होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं कि अगर हम डिफरेंशियल करते हैं x की पावर n का, तो क्या लिखते हैं n x की पावर n-1, तो इसको क्या लिखेंगे -1 x की पावर -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया -x की पावर -2 ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या 1 अपॉन टी है, तो इसका करेंगे तो क्या हो गया -t की पावर -2, तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन में करके लिखेंगे तो टी स्क्वायर हो गया। तो इस इक्वेशन को -1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये साइन क्या हो गया प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा a अपॉन आर टी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आगे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करेंगे सबसे पहले तो v माइनस, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी। इसको भी इस साइड लेकर गए तो v माइनस बी प्लस ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। अब यहाँ से अगर हम आर टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गई, आर टी इज इक्वल टू पी v माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, ठीक है। ये हो गया ए पी अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पी टी से। तो क्या हो गया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी टी। तो इससे हमें क्या मिलता है, वी गेट तो देखो दोनों से, इधर भी पीटी से डिवाइड कर दिया, इधर भी पीटी से डिवाइड हो गया, ये भी पीटी से डिवाइड हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ बनेगा पीटी से अगर तो ये टी से टी कैंसिल, तो यहाँ हो गया आर अपॉन पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पीटी से डिवाइड करेंगे तो पी से पी कैंसिल, तो क्या बचेगा v माइनस बी अपॉन टी। यहाँ भी क्या हो गया, पीटी से डिवाइड करेंगे तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा a अपॉन आर टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4 था, यहाँ हो गया 5। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब देखो ये जो r अपॉन पी की वैल्यू थी वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 जो ये है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इस r अपॉन पी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देखो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, इस r अपॉन पी की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो v माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हो गया। तो अब देखो आगे क्या होता है, ये प्लस था इसमें, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v माइनस बी अपॉन टी और a अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन आर टी स्क्वायर।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टी को हम इस साइड लेकर जाते हैं, या हम बोल सकते हैं टी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया ये टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस वी। टी इधर गया था तो टी यहाँ से हट गया, और ये भी क्या रह जाएगा 2a, यहाँ से भी एक टी गया तो 2a अपॉन आर टी। ठीक है, अब v को हम इस साइड लेकर जाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस v इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस v। ये इक्वेशन हो गई, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 5 आ गया था, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमें पता है म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये होता है। तो इससे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच, म्यू जे टी को हम ये भी लिख सकते थे, हमने देखा था जूल थॉमसन इफेक्ट में म्यू जे टी क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच। ये किसके इक्वल हो गया, इसके माइनस 1 अपॉन सी पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अब देखो ये हो गया। अब हम देखते हैं एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, उसको देखते हैं। तो उस वो देखो आगे क्या होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई भी स्टेट है उसकी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है वो होती है, देखो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी माइनस टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ये कहाँ से आती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एंट्रोपी या मैक्सवेल्स लॉ जो पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। अभी इसको सिर्फ हमें ऐसे जैसा है इसको ऐसे कैसे लर्न करनी है, वहाँ हम आगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मैक्सवेल जब रिलेशन पढ़ेंगे उसमें आएगी इक्वेशन कहाँ से आती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी, इसकी जो इक्वे है इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, यहाँ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच में, यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो देखो क्या हो गया, तो देखो ये जो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी है इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी, और इसकी जगह हमको ये वैल्यू रखनी है। तो क्या हो गया, v माइनस टी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया। अब देखो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी। अब यहाँ माइनस का साइन बाहर है तो इस माइनस के साइन को अगर हम अंदर लेकर जाते हैं, मतलब हम तो क्या करते हैं, ये वैल्यू माइनस में हो गई और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, साइन चेंज कर सकते हैं। तो टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 7। ठीक है, तो अब देखो हम इक्वेशन 6 और 7 से अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी माइनस वी, ये जो इक्वेशन आ गई ये हमारी क्या है, टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी माइनस वी। तो हम इसकी जगह क्या है, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 2a अपॉन आर टी माइनस वी। तो क्या हो गया, देखो ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, और इसकी जगह क्या रख देंगे इक्वेशन 6 से, 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, अब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच ये क्या होता है, म्यू जे टी। म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो यहाँ क्या होता है, अगर हमको ए की वैल्यू पता हो, बी की वैल्यू अगर हमें पता हो और आर की वैल्यू हमें पता है, तो इन तीनों की वैल्यू अगर हमें पता है तो इसके बेस पर हम म्यू जे टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो ये होता है हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैस के लिए।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब पहले हमने पढ़ लिया आइडल गैस के लिए, रियल गैस के लिए। अब एक हम पढ़ते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो देखो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर क्या होगा, हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाता है, मतलब कि म्यू जेटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसमें ही अगर हम देखते हैं म्यू जेटी की वैल्यू 0, मतलब कि हमारा 1/Cp 2/RT माइनस बी है, ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल हो गया, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर में क्या होगा, ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। मतलब कि 1/Cp 2A/RT माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के। अब ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब 2A/RT माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2A/RT इज इक्वल टू बी, ये लिख सकते हैं। टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A/RB, इसको ये लिख सकते हैं। आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे T इज इक्वल टू 2 × A/RB, ये हो गया। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू 2 ये हमने गैसियस स्टेट में ये रिलेशन पढ़ा है, A/RB किसके इक्वल होता है, बॉयल टेम्परेचर के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 × बॉयल टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा टी, टेम्परेचर क्या हो गया, 2 × बॉयल टेम्परेचर होगा तो वो किसके इक्वल हो गया, टी के। और ये वाले जो रिलेशन है T इज इक्वल टू 2A/RB, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशंस के लिए रिलेशंस। तो हमने 3 रिलेशन देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो कौन से थे, देखो। फर्स्ट, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक रिलेशन हमने पढ़ा था। एक कौन सा पढ़ा था, T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक रिलेशन ये पढ़ा था। एक क्या पढ़ा था, TV गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक रिलेशन हमने ये पढ़ा था। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इनको हम आगे डिराइव करेंगे कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं को ही डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसका, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम किस में निकाले, एडियाबैटिक में, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबैटिक रिवर्सेबल एक्सपेंशन में, ठीक है। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन देखते हैं। तो देखो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है, -PdV, ठीक है। अब हमने देखा था एडियाबैटिक के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ निकालते तो DE इज इक्वल टू क्या होता है, Q + W। एडियाबैटिक है तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा क्या रहता है, DE इज इक्वल टू W, ठीक है। और W है, W हमारा क्या है, -PdV, तो DE इज इक्वल टू क्या हो गया, -PdV। अब हम इक्वेशन नंबर 1, अब हमने जब हीट कैपेसिटी पढ़ी तो हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था DE किसके इक्वल होता है, CVDT के लिए। ये किसके लिए, NCVDT क्या होता है, N मोल के लिए। CVDT किसके लिए होगा, फॉर 1 मोल के लिए। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आगे इक्वेशन 1 और 2 से, इसकी जगह हम लिख सकते हैं CVDT। तो अगर N मोल के लिए निकालेंगे तो NCVDT इज इक्वल टू -PdV, ठीक है। अब देखो आइडल गैस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT/V। ये P की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, NCVDT इज इक्वल टू -nRT/VdV, ये हो गया। अब आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, N से ये N कैंसिल, CVDT इज इक्वल टू, अब देखो इस T को भी हम क्या करते हैं, इस साइड लेकर आ जाते हैं, CVDT/T इज इक्वल टू
आर माइनस आर डी वी बाय वी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आगे, सी वी डी टी बाय टी इज इक्वल टू माइनस आर डी वी बाय वी। अब इनका हम करते हैं, स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट में करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T1 से T2, ये हो गया V1 से V2। अब 1/T का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, ln T। CV ln T T1 T2, इसका करेंगे माइनस आर ln V V1 V2। अब इसको आगे करते हैं सॉल्व, तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया CV। तो लॉग में जब क्या होता है ln A माइनस B, क्या होता है ln A अपॉन B होता है। तो इसको लिख सकते हैं ln T2 अपॉन T1। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर ln V2 अपॉन V1। अब देखो लॉग में क्या होता है, वैल्यू अगर बाहर ये माइनस है तो इस साइन को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को उल्टा करके लिख सकते हैं। V2 बाय V1 की जगह इसको अगर हमको प्लस में करना है तो क्या लिख सकते हैं, V1 बाय V2। तो CV ln T2 बाय T1 इज इक्वल टू R ln V2 बाय V1, ये हो गया। अब देखो इस इक्वेशन में हम आगे क्या करेंगे कि ये जो है CV ln T2 बाय T1, तो ये लॉग के आगे जो वैल्यू होती है इसको हम क्या करते हैं, पावर में जाके लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln T2 बाय T1 की पावर CV इज इक्वल टू ln V2 बाय V1 की पावर R, ठीक है। अब दोनों साइड ln है तो इसका मतलब हम इसको क्या हटा सकते हैं, इस लॉग को। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, T2 बाय T1 की पावर CV इज इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर R, ठीक है। अब देखो अगर हम इस वैल्यू को इस साइड लेकर जाते हैं तो ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। तो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर R अपॉन CV। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने देखा था एक रिलेशन CP माइनस CV किसके इक्वल होता है, R के। तो इस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV। तो क्या लिखेंगे आगे, T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 CP माइनस CV अपॉन CV, ये हो गया। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 CP बाय CV माइनस CV बाय CV, इस तरह से लिख सकते हैं। ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1। और एक हमने रिलेशन देखा था, गामा किसके इक्वल होता है, CP बाय CV के। ये हमने हीट कैपेसिटी में पढ़ा था। तो CP बाय CV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गामा। तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या देखो इसको पहले हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं T2 बाय T1। इसको हम ओपन करके लिखते हैं तो V1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, T V गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 3 रिलेशन में से हमारे पास में ये एक रिलेशन आ गया। ये किसका है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। तो टेम्परेचर वॉल्यूम देखा, अब इसके बाद में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखने के लिए देखो अब क्या करते हैं,
इसी इक्वेशन से आगे चलते हैं। तो देखो हमने आइडल गैस के लिए हम देखते हैं क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू होता है एनआरटी होता है, एन और आर क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आइडल गैस के लिए पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको अगर यहाँ पर टी टू बाई टी वन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, टी टू बाय टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टू वी टू बाय पी वन वी वन, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो T2 बाई टी वन की वैल्यू है इसको हम किस में पुट करते हैं, जो हमने यहाँ ये वैल्यू निकाली थी इससे ऊपर एक इक्वेशन ये लिखी थी T2 इससे निकाला था ना, T2 बाय टी वन इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू की पावर गामा माइनस वन, ये इक्वेशन रखी थी। तो ये T2 बाई टी वन की वैल्यू क्या करते हैं हम इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में P2 V2 बाय P1 V1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन, ये हो जाएगा। T2 बाय T1 की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया। अब इससे अगर हमको P2 बाय P1 निकालना है तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये क्या हो गया V1 बाय V2 और ये V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन। तो अब देखो ये भी V1 बाय V2 है, ये भी V1 बाय V2 है। अब ये दोनों V1 बाय V2 है तो इसका मतलब क्या होता है, जब बेस अगर सेम होता है हमारा तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो क्या हो गया 1 प्लस गामा माइनस वन, ये हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल तो क्या बचेगा हमारे पास में गामा, तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी अगर हम ओपन करके लिखते हैं आगे तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा, आगे क्या करेंगे वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो ये भी क्या कर सकते हैं आगे, एक सेकंड रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आ गया हमारा सेकंड रिलेशन। तो तीन रिलेशन में से हमने फर्स्ट रिलेशन देख लिया टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक सेकंड आ गया पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब थर्ड रिलेशन हम निकालते हैं, तो थर्ड रिलेशन क्या था, पहला क्या था हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में था, सेकंड क्या था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में था। अब इसके बाद में थर्ड रिलेशन हम देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो देखो इसी में ही आगे हमको इसको क्या करना है मॉडिफाई करना है। तो यहाँ देखो हमने जो रिलेशन निकाला था, यहाँ हमने देखो जो रिलेशन था आइडल गैस के लिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये था। जब हमको ये रिलेशन निकालना था तो हमने P1 बाई P2 की वैल्यू निकाली थी। अब हमको क्या है जब हमको नेक्स्ट थर्ड रिलेशन निकालना है तो इसके लिए हम यहाँ वैल्यू क्या निकालेंगे V1 बाई V2 की वैल्यू, ठीक है। V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 V2 अपॉन P1 V1 हो जाएगा। और ये जो है V1 बाय V2 की वैल्यू इसको हम किस में पुट करेंगे, तो देखो ये V1 बाय V2 की वैल्यू हमको निकालनी है। पहले हमारे पास जो रिलेशन था क्या था T2 बाय T1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन, ये रिलेशन था। इसमें हमने वैल्यू किसकी पुट करी थी, पहले T2 बाय T1 की वैल्यू पुट करी थी। अब की बार हम जब V1 बाय V2 है तो किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास में क्या आएगा V1 बाई V2 के ना, तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय P1 V1 की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको ओपन करते तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस वन, और ये क्या करा ये P2 T1 T2 हो गया ना, P2 T1 और ये T2 ये था, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं आगे T1 बाय T2 की पावर गामा माइनस वन, ये हो गया। आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस वन। अब ये जो T1 बाय T2 है
और ये किसकी पावर के, गामा माइनस वन। इसको अगर हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ये जो है इधर आएगा, वही बेस इसमें T1/T2 इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, -1। और ये क्या इधर गामा है तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो है T2/T1 इसकी पावर क्या रह जाएगी, गामा इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर है तो T की पावर गामा इज इक्वल टू T की पावर गामा, P की पावर गामा -1, T की पावर ये 1 माइनस गामा आ जाएगा, P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे इस तरह से तीनों रिलेशन आ जाते हैं।